हेलो बच्चों, मगध इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो ये आप लोगों का क्लास है ये कल्टीवेशन ऑफ पी है। इससे पहले आप सभी लोगों को हमने पढ़ा दिया है पल्स क्रॉप में जितना भी क्रॉप है, ठीक है ना, उन सभी क्रॉप को। और जो ऑनलाइन में अपलोड हमने क्लास किया है, अभी वीट का पहला चैप्टर किया है और उससे पहले राइस का, मतलब 12-13 क्लास हो चुका है। ये आपका क्लास नंबर 25 है। और बीच का जो क्लास छूटा हुआ है वो सभी आप लोगों को क्लास कुछ दिन में अपलोडेड मिल जाएगा, ठीक है ना। आज से ये जो क्लास अभी जो ऑफलाइन में बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए ये हम पढ़ा रहे हैं, तो ये भी क्लास आप लोगों को मिल जा रहा है और यहाँ से आपको कंटिन्यू मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं मटर की खेती के बारे में। और ये पल्स क्रॉप में आपका लास्ट पल्स क्रॉप है, ठीक है ना। चलिए हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? पल्स क्रॉप में कौन कौन सा क्रॉप खत्म हो गया है जी? एक तो हो गया आपका चिकपी, जिसको हम क्या बोलते हैं? चना। दूसरा है आपका पिजन पी, जिसको हम क्या बोलते हैं? अरहर। तीसरा है आपका लेंटिल, जिसको क्या बोलते हैं? मसूर। चौथा है आपका उड़द और पांचवा क्या है आपका? मूंग। ये जो आपका 5 पल्स क्रॉप है जहां से आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाता है, ये सभी आपका खत्म हो चुका है। ऑनलाइन वालों के लिए आप लोग को अभी नहीं मिला है, इसका सभी वीडियो आप लोगों को अपलोड मिल जाएगा, ठीक है ना, कुछ दिनों में, ठीक है। हम लोग अब पढ़ेंगे आज से पी के बारे में। किसके बारे में? पी के बारे में। तो हेडिंग डालिए सभी लोग, कल्टीवेशन ऑफ पी। कल्टीवेशन ऑफ पी, मटर की खेती। मटर की खेती। अच्छा, मटर को कब उगाते हैं? रबी में उगाते हैं, ठीक है ना। चलिए लिखिए कल्टीवेशन ऑफ पी के बारे में, ठीक है ना। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनका ये पसंदीदा क्या है? दाल वाला फसल है, खाने में भी मजा आता है, ठीक है। चलिए लिखिए बोटेनिकल नेम। क्या लिखना है? बोटेनिकल नेम। बोटेनिकल नेम इसको हम क्या कहते हैं? वानस्पतिक नाम। बोटेनिकल नेम क्या है मटर का? पाइसम सेटाइवम। क्या नाम है? पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम। अच्छा, कजानस कजान किसका नाम है जी? किसका? कजानस कजान किसका है? अरहर का है। और सीसर एरिटिनम चना का है, ठीक है ना। सीसर एरिटिनम किसका है? चना का। चलिए लिखिए फैमिली। अब पल्स क्रॉप है तो कौन से फैमिली में आ जाएगा? फैमिली का नाम क्या है? लेग्यूमिनेसी, ठीक है ना। लेग्यूमिनेसी। इसका ओल्ड नेम क्या है? फेवेसी। लिख लीजिए लेग्यूमिनेसी या फेवेसी। लेग्यूमिनेसी या इसी का ओल्ड नेम क्या है? फेवेसी। यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बरसीम भी किस में आता है आपका? लेग्यूमिनेसी में, ठीक है ना। और लोबिया भी लेग्यूमिनेसी में, और जितना बाकी दाल वाला है सब लेग्यूमिनेसी का है। उसके बाद है आपका, अगर हम बात करें क्रोमोसोम नंबर की तो कितना होगा? क्रोमोसोम नंबर 14 होगा, ठीक है ना। क्यों 14 होगा? क्योंकि रबी का पल्स क्रॉप है। तो लिख लीजिए क्रोमोसोम संख्या आपका 2n बराबर 14। अगर यही खरीफ का पल्स क्रॉप रहेगा तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। जैसे अरहर में 22 होता है, उड़द में भी 22, मूंग में भी 22। अब बाकी जितना आपका क्या है रबी का पल्स क्रॉप है कितना होता है? 14 होता है, ठीक है ना। चलिए ओरिजिन प्लेस लिखिए। ओरिजिन प्लेस। ओरिजिन प्लेस कहाँ है जी? जितना दाल वाला है जैसे चना का, आप लोग बताइए कहाँ है ओरिजिन प्लेस? कहाँ? रिवीजन करके नहीं आए हो? चना का इंडिया है।
इंडिया लिखवाए थे जी, अफ्रीका। रिवीजन करके आया करो बाबू, ठीक है ना। साउथ ईस्ट एशिया लिखवाए थे और अफगानिस्तान लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे? साउथ वेस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया। चलिए लिखिए इसका, ओए पीछे बात बंद करो, ये लिखो साउथ वेस्ट एशिया। दक्षिण पश्चिम एशिया में क्या है? इसका ओरिजिन प्लेस है, ठीक है ना। दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया हो गया आपका ओरिजिन प्लेस, ठीक है ना। इधर ध्यान दो, बातें बंद करो, ठीक है ना। एक तो पहला चीज रिवीजन करके तुम लोग आ नहीं रहे हो और बीच बीच में बात कर रहे हो। चलो, ओरिजिन प्लेस कहाँ है जी? साउथ वेस्ट एशिया है, ठीक है ना। साउथ वेस्ट एशिया और किसका ओरिजिन प्लेस है? गेहूं का ओरिजिन प्लेस कहाँ है? साउथ वेस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया किसका है? चावल का है, या इंडो बर्मा हम कह सकते हैं। उसके बाद अफ्रीका किसका किसका है? ज्वार और बाजरा का। किसका? ज्वार और बाजरा का। अरहर का कहाँ है? इंडिया है। कहाँ है? अरहर का इंडिया है, ठीक है ना। चलिए अब हेडिंग डालिए इंपॉर्टेंस। क्या डालना है? इंपॉर्टेंस के बारे में। इंपॉर्टेंस, इसको हम क्या कहते हैं? महत्व। हिंदी में महत्व कहते हैं। लिखिए, अगर इंपॉर्टेंस की बात किया जाए तो ये बिहार का रबी का मुख्य फसल है। चना के बाद रबी का क्या है? आपका दूसरा मुख्य फसल है, ठीक है ना। तो लिखिए, पी इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट रबी पल्स क्रॉप ऑफ इंडिया, सॉरी, रबी पल्स क्रॉप ऑफ बिहार। रबी पल्स क्रॉप ऑफ बिहार, ठीक है। मटर बिहार का महत्वपूर्ण दलहनी रबी फसल है। दलहनी रबी फसल है, या रबी दलहनी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। मटर बिहार का महत्वपूर्ण दलहनी रबी फसल है, ठीक है ना। उसके बाद लिखिए, उसके बाद क्या है कि इसमें एक आपका क्या होता है, ये जो आपका जितना भी पल्स क्रॉप है उसमें मटर जो है आपका, ये क्या करता है? डायबिटीज को कंट्रोल करता है। किसको? डायबिटीज को। क्यों कंट्रोल करता है? क्योंकि इसमें हाई अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता है और फाइबर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाई अमाउंट में प्रोटीन और फाइबर, जिसके वजह से ये क्या करता है, जो हमारे पेट के अंदर जो आपका शुगर जाता है, उस शुगर को क्या करता है कि ये पचाने में क्या करता है? अवरोध उत्पन्न करता है, जिससे पच नहीं पाता है और हम मधुमेह रोग से क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं, ठीक है ना। तो लिखिए, लिखिए, हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर, तो क्या पाया जाता है मटर के पौधों में? हाई अमाउंट में प्रोटीन और फाइबर, जो किसको कंट्रोल करता है? कंट्रोल डायबिटीज। डायबिटीज को कंट्रोल करता है, मधुमेह को नियंत्रण करता है, ठीक है ना। मधुमेह को नियंत्रित करता है, तो लिख लीजिए, मधुमेह को क्या करता है? नियंत्रित करता है, ठीक है ना। और इसके अलावा ये क्या करता है ना कि पेट में जो कैंसर होता है, जिसको हम स्टोमक कैंसर कहते हैं, उससे भी ये बचाता है, ठीक है ना। मटर जो है आपका
जो स्टमक कैंसर होता है उससे भी क्या करता है, हमारी रक्षा करता है, ठीक है ना। अब हेडिंग डालिए आप लोग न्यूट्रिटिव वैल्यू, क्या हेडिंग डालना है, न्यूट्रिटिव वैल्यू, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, पोषण मूल्य या पोषण मान कहते हैं, ठीक है ना। अरे यहाँ भी लिख रहे हैं, यहाँ भी देख के लिखो, तुम उसके कॉपी में देख रहे हो क्या, नहीं दिखता है, प्रॉब्लम है आंख में। अच्छा, तो तुम चश्मा क्यों नहीं बनवा रहा है जी, क्या चश्मा पसंद नहीं आ रहा है इसलिए नहीं पहन रहे हो। अरे देखना इंपॉर्टेंट है कि चश्मा इंपॉर्टेंट है, पहन अच्छा ठीक है, चलो जहां से दिख रहा है वहीं से लिखो, लिखो जी पोषण मूल्य, ठीक है ना। सबसे पहले लिखिए आप लोग कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स आपका 62% पाया जाता है, कितना परसेंट, 62%। अब लिखिए जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है इसमें प्रोटीन का मात्रा पूछा जाता है, पल्स क्रॉप में क्या पूछा जाता है, प्रोटीन का मात्रा, ठीक है ना। तो लिखिए प्रोटीन प्रतिशत, प्रोटीन लिखिए 22.5%, कितना परसेंट, 22.5% किसमें प्रोटीन पाया जाता है, मटर में, ठीक है ना। इसके बाद तुम बताओ अभिनव, अरहर में कितना प्रोटीन पाया जाता है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अरे तुम बताओ चना में कितना पाया जाता है, सोनू, हाँ चना में बढ़ा दो और प्रोटीन, ये नया तुम डेवलप किया है क्या वैरायटी, 18 से 22%, ठीक है ना। चलो बैठ जाओ, 18 से 22 किस में होता है, चना में। देखिए यहाँ पे कुछ प्रोटीन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर हम राइस में कहें तो कितना परसेंट, 6 से 7, व्हीट में कहेंगे तो कितना परसेंट, 8 से 13, अगर मेज में कहें तो 10, मेज में 10, ठीक है ना। अगर कहा जाए कि अरहर में कितना तो कितना बताइएगा, 22.3, अगर चना में कहा जाए तो 18 से 22%, 18 से 22%, मूंग और उड़द में कितना, 24 से 25%, कितना, 24 से 25%, और मसूर में लेंटिल में कितना परसेंट, 24 से 26, ठीक, हाँ लेंटिल में कितना, 24 से 26%, मतलब इस दलहनी फसल में सबसे ज्यादा किसमें, लेंटिल में। लेकिन अगर ओवरऑल पूछे तो सबसे ज्यादा सोयाबीन में 40 से 42%, कितना, 40 से 42। तो यहाँ पे लिखिए सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है आपका, सोयाबीन में कितना पाया जाएगा, 40 से 42%, और आपका मूंगफली में कितना परसेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं जी, ग्राउंड नट, क्या कहते हैं, ग्राउंड नट। चलिए लिखिए ग्राउंड नट, ग्राउंड नट में कितना, 26%, ग्राउंड नट में 26%। तो ये वाला आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। अब लिखिए फैट, क्या लिखना है, फैट, तो फैट लिखिए 1.8%, फैट कितना पाया जाता है, 1.8%, ठीक है ना। तो ये प्रोटीन याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है पल्स क्रॉप को लेकर, ठीक है ना। ये लेंटिल वाला याद रखिएगा 24 से 26%, ठीक है ना। चलिए अब आइए, अच्छा जो मटर है इसका किस में यूज करते हैं जी, एक तो सब्जी बनाने में, ठीक है ना, दाल बनाने में, और क्या, तुम कुछ बोल रहे थे, बोल रहा हूँ क्या, पुलाव बनाने में, और बाकी मतलब और भी कई प्रकार की चीजें हम लोग क्या करते हैं, इससे बनाते हैं, फ्राई करके खाते हैं, ठीक है ना। और इसको हम लोग मिक्स वेज में भी डालकर क्या करते हैं, बना के खाते हैं, ठीक है ना। चलिए मटर पनीर तो फेमस ही है क्या, चलिए तो ये हो गया इसका यूज, ठीक है ना। अच्छा डोसा इडली और ये बड़ा किससे बनाया जाता है,
डोसा, इडली और बड़ा किससे बनाया जाता है? हम लिखवाए थे उड़द से। किससे? उड़द का यूज हम किस में करते हैं? डोसा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। और उपमा बनाने में भी किसका यूज करते हैं हम लोग? उड़द का यूज करते हैं। अच्छा ये बताइए कि केक किससे बनाते हैं हम लोग? गेहूं वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है ना, तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए, और शराब की बात करेगा वाइन, तो किससे बनाएंगे? जौ से। किससे? जौ से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए एरिया, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी। क्या लिखना है? एरिया, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। लिखिए क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता, और उत्पादकता। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कहां देखेंगे? इन वर्ल्ड में। कहां पे? इन वर्ल्ड में, विश्व में। अगर विश्व में देखा जाए तो विश्व में एरिया और प्रोडक्शन में कौन सा कंट्री है जी? चाइना है। और दूसरे पे कौन सा है? भारत है। भारत दूसरे पे क्या इसमें है? आपके मटर उत्पादन में, ठीक है ना। तो लिखिए, एक है आपका नंबर 1 पे कौन है? चाइना है। और नंबर 2 पे कौन है? इंडिया है। अच्छा, अरहर कितना परसेंट अकेले भारत पैदा करता है? 90%। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। और अगर ओवरऑल पूछा जाए कि दाल सबसे ज्यादा किस देश में होता है, तो क्या बताइएगा? इंडिया में होता है, ठीक है ना। चलिए लिखिए, उसके बाद लिखिए इन इंडिया, ठीक है ना। अब हम लोग भारत में देखेंगे, इन इंडिया, भारत में। यहां से बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है ना। लिखिए भारत में, भारत में उत्तर प्रदेश एरिया और प्रोडक्शन में क्या है? नंबर 1 पे है। और दूसरे पे आपका मध्य प्रदेश है। तो लिखिए एरिया एंड प्रोडक्शन, एरिया एंड प्रोडक्शन। कौन है जी? यूपी एंड एमपी, यूपी और एमपी। तो यूपी 1 नंबर पे है और एमपी कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। अच्छा, भारत में सबसे ज्यादा अरहर का खेती किस राज्य में? हाँ, अरे वो जी बिहार में जिला नहीं पूछ रहे हैं, हम राज्य पूछ रहे हैं बाबू। बता दो, अरहर का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। चलिए, और चावल और गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा। आलू का भी उत्पादन कहाँ? उत्तर प्रदेश में। मक्का का उत्पादन कर्नाटका में सबसे ज्यादा। कहाँ पे? कर्नाटक में सबसे ज्यादा। चलिए लिखिए अब, उसके बाद नोट करके लिखिए, लिखिए इन बिहार, इन बिहार, बिहार में कौन सा जिला नंबर 1 पे है मटर की खेती में? ये उपकार तुम्हारा बक्सर है ना घर जी। आरा में मटर की उत्पादन होता है? नहीं देखे हो? अरे होता नहीं, वहां बहुत ज्यादा होता है। एक बड़हड़ा जगह है, जानते हो? बड़हड़ा एक, वहां पे बहुत ज्यादा होता है प्रोडक्शन, ठीक है ना। लिखिए इन बिहार भोजपुर, आरा का ही दूसरा नाम क्या है? जिला का नाम क्या है? भोजपुर, ठीक है ना। और आरा उसका मुख्यालय है, ठीक है ना। तो लिखिए इन बिहार भोजपुर हैज फर्स्ट रैंक, फर्स्ट रैंक इन एरिया एंड प्रोडक्शन, एरिया एंड प्रोडक्शन। और दूसरे पे पटना है, एरिया एंड प्रोडक्शन। फ्लो बाई, फ्लो बाई कौन है जी? पटना। लिख लीजिए फ्लो बाई पटना। तो मटर के उत्पादन में बिहार में कौन सा जिला नंबर 1? भोजपुर, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है? आरा। क्या नाम है? आरा, ठीक है ना। जिला का नाम है भोजपुर और जिला मुख्यालय कहाँ पे है? आरा में, ठीक है ना। चलिए लिख लीजिए। और आरा काफी क्रांतिकारी धरती है, आप लोग तो जानते ही हैं, ठीक है ना। आरा कहीं कौन थे जी?
वीर कुंवर सिंह का नाम सुने हो ना? कहानी भी पढ़े होगे तुम लोग हिंदी में। हिंदी के बुक में कहानी नहीं पढ़े हो जी, कि गोली लग गया था तो हाथ में लगा था तो अपने हाथ काट के ही कहाँ बहा दिए, नदी में बहा दिए। अच्छा, वो बहुत पहले कहानी सुने हो। अच्छा, जब फिर नौकरी की तैयारी करोगे ना तो फिर एक बार वीर कुंवर बाबा से भेंट होगा तुम लोगों का, ठीक है। चलो, ये हो गया। अब लिखिए बॉटनी। क्या लिखना है? बॉटनी, वनस्पति। अच्छा, जितने भी पॉल्स क्रॉप पढ़े उसमें आप लोग एक कॉमन चीज देखे होंगे कि सभी प्लांट C3 है। क्या है? सब में इनफ्लोरोसेंस क्या है? रेसिमोस, ठीक है ना। तो लिखिए बॉटनी, लिखिए बॉटनी। इसको हम क्या कहते हैं? वनस्पति। और यहां से एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो लिखिए सबसे पहले क्या लिखिएगा? C3। अच्छा, ये रबी का है, शॉर्ट डे होगा कि लॉन्ग डे? ना ही ये शॉर्ट डे है ना ही ये लॉन्ग डे है, ये है डे न्यूट्रल प्लांट, ठीक है ना। इसमें लाइट का ये नहीं रहता है कि कितना मिल रहा है और कितना से कम मिल रहा है, ठीक है ना। इसको जितना मिलेगा ये क्या हो जाएगा? अपना फ्लावरिंग शुरू कर देगा, ठीक है ना। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डे न्यूट्रल क्रॉप, ठीक है ना। तो चलिए लिखिए C3 डे न्यूट्रल, डे न्यूट्रल एंड कौन सा पॉलिनेशन होगा? सेल्फ पॉलिनेशन। तो लिखिए सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, मतलब स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप लिखिए। क्या लिखना है? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। उसके बाद अगर हम फ्रूट टाइप की बात करें तो क्या हो जाएगा जी? फ्रूट टाइप क्या हो जाएगा? पॉड हो जाएगा, ठीक है ना। फल का प्रकार, फल का प्रकार। और इस पॉड को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? बस फली बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? फली, या फलिया लिखा रहता है, ठीक है ना। पॉड को ही क्या बोलते हैं हिंदी में? फली बोलते हैं। उसके बाद लिखिए इनफ्लोरोसेंस, इनफ्लोरोसेंस जिसको हम बोलते हैं पुष्पक्रम। तो पुष्पक्रम क्या होता है? आपका जो पौधों में पुष्प का क्रम लगा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पुष्पक्रम। तो लिखिए इसमें किस टाइप का होता है? रेसिमोस। कौन सा होता है? रेसिमोस। या इसी को हम लोग कहते हैं रेसिम। क्या कहते हैं? रेसिम कहते हैं। लिख लिया जी तुम? बीच बीच में कुछ सोचने लगते हो तुम इधर उधर क्या? तो साथ में बैठो किसी के, ठीक है ना, मन नहीं भटकेगा इधर उधर, क्या जी? ऐसे अकेले रूम में रहने पे क्या होता है? मन इधर उधर भटकता है ना। और दोस्त एक रहता है तो जैसे बात हो गया, ठीक है ना, बीच बीच में। क्या है ना कि देखिए ये अभी जो एम्स दिल्ली है तो एक वो ऐप लॉन्च किया है, ठीक है ना, जिसमें है वो नेवर एलोन, मतलब आप अकेला कभी भी नहीं रहिए, ठीक है ना। वो लॉन्च किया है क्योंकि वो देखा गया कि बहुत सारे लोग जो अकेला रहते हैं वो ज्यादातर सुसाइड के तरफ क्या कर रहे हैं? कदम बढ़ा रहे हैं। हम तुमको नहीं कह रहे हैं, ठीक है ना, मतलब ये तुम पे आ गया तो हम कह दिए, ठीक है ना। क्योंकि क्या है कि कई सारा चीज होता है ना कि अकेले में आदमी वो क्या करता है? बोर हो जाता है और वो दूसरा चीज सोचने लगता है। तो जब भी आप रहिए किसके साथ रहिए? दोस्तों के साथ रहिए। वो आप अगर आप मरते भी रहिएगा ना तो वो आपको जिंदा कर देगा सब दोस्त, क्या जी? आपको अगर कुछ तबीयत भी खराब होगा तो कहेगा कि अरे दवा क्या खाओगे, चलो तुमको घुमा लाते हैं, ठीक हो जाएगा तुम्हारा तबीयत, ठीक है ना। तो दोस्त ये होते हैं कि चलिए क्या करते हैं? सभी तरह से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। समय आएगा तो भाई भी बन जाएंगे और समय आएगा तो अरे यार उतना खतरनाक नहीं, ठीक है ना, मतलब समय पे मतलब केयर करते रहते हैं, ठीक है ना। चाहे आपका तबीयत खराब हो, चाहे आप किसी मुसीबत में पड़े हो, तो यहाँ पे आपका कोई नहीं है तो कौन, सबकी भूमिका कौन निभाता है? आपका दोस्त निभाता है, ठीक है ना। चलिए, मतलब तो इसलिए जिंदगी में जो मतलब आप कर्जदार किसी के रहते हैं तो वो किसके रहते हैं? दोस्त के, क्या? चलिए अब आइए आप लोग लिखिए, ये तो बॉटनी हो गया। उसके बाद लिखिए आप लोग क्लाइमेट। क्या लिखना है? क्लाइमेट। चलिए
हाँ, अरे यार एक ढक्कन तोड़ दिया तो क्या प्रॉब्लम हो गया? अरे कभी उससे कभी, अरे तो कभी गिफ्टेड पेन था तो कभी उसका मिलेगा जो गिफ्ट, ना ले लेना तुम। क्या क्या? चलो, अरे तो उसको लाए क्यों, तुम पैक करा कर रख देते। हाँ, एल्बम बना के टांग देते। हाँ तो यूज करो। अब मान लो कि दोस्त है तो पेन नहीं लाएगा तो देना ही पड़ेगा। चलिए लिखिए, जलवायु। कौन से जलवायु का पौधा है जी मटर? ठंडी जलवायु का, ठीक है ना। तो लिखिए, पी इज ए कूल सीजन क्रॉप। कूल सीजन क्रॉप। लिखिए, मटर ठंडी जलवायु का, ठंडी जलवायु का पौधा है। उसके बाद लिखिए, पी इज ए रबी सीजन क्रॉप। पी इज ए रबी सीजन क्रॉप। लिखिए, मटर रबी का, रबी मौसम का फसल है। मटर रबी मौसम का फसल है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस टेम्परेचर पे वेजिटेटिव ग्रोथ सबसे अच्छा होता है और किस टेम्परेचर पे रिप्रोडक्शन ज्यादा होता है, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है और वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए क्या है, ठीक है ना। वेजिटेटिव ग्रोथ क्या होता है आप लोग बताइए? जड़, तना और पत्ती का विकास होना, ठीक है ना। उसी को हम क्या कहते हैं? वानस्पतिक भाग का वृद्धि और विकास होना, ठीक है ना। क्योंकि पौधे के जो वानस्पतिक भाग हैं क्या क्या है? जड़ है, तना है और पत्ती है, रूट, लीफ और स्टेम। तो लिखिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर, ऑप्टिमम का मतलब होता है इष्टतम, ना ही अधिक और ना ही कम, ठीक है ना। तो लिखिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर, टेम्परेचर फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ। कौन सा ग्रोथ? वेजिटेटिव ग्रोथ। लिखिए, वानस्पतिक वृद्धि के लिए, वानस्पतिक वृद्धि के लिए इष्टतम तापमान, इष्टतम तापमान। तो दो तापमान होगा, एक तो डे टाइम में कितना रह रहा है और नाइट में कितना रह रहा है, ठीक है ना। तो डे में वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए मटर आप कब लगाइएगा? अक्टूबर नवंबर में लगाइएगा, ठीक है ना। तो जैसे ही क्या होगा कि पहले क्या होगा? अंकुरन होगा। अंकुरन के बाद क्या होगा कि आपका वेजिटेटिव ग्रोथ मतलब तना निकलने लगेगा। उसके बाद तना के बाद क्या होगा? फिर ब्रांचेस निकलेगा और फिर उसमें पत्तियां निकलेगा, ठीक है ना। और फिर फ्लावर लगेगा और फ्लावर लगेगा, उसके बाद क्या होगा आपका? उसमें फल बनेगा, ठीक है ना। तो ये जो शुरू का है, तो ये आपका वेजिटेटिव ग्रोथ कितना डिग्री पे होगा? 21 डिग्री पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। मतलब 21 डिग्री टेम्परेचर ये डे टाइम का रहना चाहिए। कब का रहना चाहिए? डे मतलब दिन में। अगर नाइट का पूछे तो 16 डिग्री सेल्सियस। तो नाइट टाइम कितना रहना चाहिए? 16। चलिए, तो इसको याद रखिएगा कि 5 का फर्क है, ठीक है ना। मतलब 21 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहना चाहिए, तब जाके अच्छा क्या होगा? ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा किसका? जड़, तना और पत्ती का। उसके बाद लिखिए आप लोग, लिखिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर रिप्रोडक्शन। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना, किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए डे टाइम का टेम्परेचर होगा 16 डिग्री। डे टाइम का कितना हो जाएगा? 16 डिग्री, जो मतलब
वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए जो नाइट में टेम्परेचर था ना 16, वही रिप्रोडक्शन के लिए डे में उतना रहना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद अगर पूछेगा कि नाइट टाइम में कितना टेम्परेचर रहना चाहिए, तो इससे कम कि ज्यादा रहना चाहिए जी, कम होगा। तो लिख लीजिए, इसमें होता है आपका 10 डिग्री सेल्सियस। कितना? 10 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि रिप्रोडक्शन कब होगा? लगभग आपका जनवरी फरवरी में होगा। जनवरी में होगा। कब होगा? दिसंबर के लास्ट में। और कब? जनवरी में होगा। तो जनवरी में आप देखते हैं टेम्परेचर कितना कम रहता है, काफी कम रहता है। हालत खराब हो जाती है बाहर निकलने में, क्या जी। चलिए, अच्छा, अगर फसल को ठंडा लग रहा है, मतलब अगर पाले से बचाना है फसल को, तो क्या करिएगा आप लोग? फंगीसाइड? ये कहाँ तुम पढ़ लिया है जी, कुछ बोलता है तुम। अरे यार, तुम आग लगा देगा। हम लोग सिंचाई करते हैं, फसल को ठंड से बचाने के लिए, पाले से बचाने के लिए क्या करते हैं? इरिगेशन करते हैं, ठीक है ना। कौन सा ही बोला था? क्या? उसके लिए एक अलग आता है, ठीक है ना। लेकिन अगर एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिस में देखें, तो हम क्या करते हैं? इरिगेशन करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं? इरिगेशन करते हैं। जिससे क्या होता है, क्योंकि ठंड के दिनों में जो नीचे का टेम्परेचर होता है, जो जमीन के नीचे का, जहां से देखिएगा कि ठंड के दिनों में पानी क्या आता है? गर्म आता है। तो जो पानी से जब हम सिंचाई करते हैं, तो क्या करता है कि जो ऊपर का टेम्परेचर कम है, उस टेम्परेचर को क्या कर देता है? मेंटेन कर देता है, जिससे हमारा फसल पाले से क्या हो जाता है? बच जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका क्लाइमेट। अब लिखिए सॉइल। क्या लिखना है? सॉइल। हेडिंग डालिए सॉइल, जिसको हम क्या कहते हैं? मृदा। लिखिए। अच्छा, ये बताइए, इसमें जल निकास की उचित व्यवस्था रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? रहनी चाहिए, क्योंकि ये दलहनी क्रॉप है, तो वाटर लॉगिंग के प्रति क्या है? सेंसिटिव है। मतलब वाटर लॉगिंग का मतलब होता है जल जमाव। अगर ज्यादा जल जमेगा तो प्लांट क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो लिखिए वेल ड्रेन्ड। वेल ड्रेन्ड, इसको हम बोलते हैं उचित जल निकास। वेल ड्रेन्ड क्ले लोम। कौन सा? क्ले लोम टू सिल्ट लोम। सिल्ट लोम is more suitable soil for pea cultivation। pea cultivation, ठीक है। लिखिए, उचित जल निकास वाली, उचित जल निकास वाली केवाल मिट्टी। कौन सा मिट्टी? केवाल मिट्टी, या इसको हम बोलते हैं क्ले मिट्टी। केवाल मिट्टी या क्ले मिट्टी। तो उचित जल निकास वाली क्ले मिट्टी से सिल्ट मिट्टी, यहां और लिख लीजिए, ठीक है ना। और सिल्ट मिट्टी, केवाल मिट्टी या केवाल दोमट मिट्टी कर लीजिए इसको। कौन सा? क्योंकि लोम लगा है, तो केवाल दोमट मिट्टी और सिल्ट दोमट मिट्टी मटर के खेती के लिए, मटर की खेती के लिए उपयुक्त मृदा है। उपयुक्त मृदा है। तो ये हो गया आपका क्या? सॉइल, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर हम बात करें, तो ये बताइए आप लोग कि राइस के खेती के लिए कौन सा मिट्टी लगेगा? क्ले। कैसा? क्ले। सैंडी सॉइल में कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि क्या, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होता है सैंडी सॉइल का। हमको चावल की खेती करने के लिए क्या होना चाहिए?
पानी हमेशा लगा रहना चाहिए, ठीक है ना, इसीलिए हम बलुई मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का सॉइल हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए लैंड प्रिपरेशन। क्या डालना है? लैंड प्रिपरेशन, जिसको हम कहते हैं भूमि की तैयारी। और इसको हम लोग यहाँ से कल पढ़ेंगे, ये आप लोगों का कल खत्म हो जाएगा मटर की खेती। और आज ये हो गया आधा आपका, ठीक है ना। इसके बाद हो सकता है कल से आप लोगों का सभी लोगों का लाइव क्लास चले, क्योंकि सारा चीज हो चुका है। और इस बार संडे को जितने ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, संडे को इस बार टेस्ट है, जो 10 क्वेश्चन रहेगा आपका शॉर्ट्स क्वेश्चन, ठीक है ना। और उसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है देखने को मिल जाए, एक क्वेश्चन, ठीक है ना। शुरू में एक ही क्वेश्चन मिल सकता है। तो आप लोगों का संडे को क्या है? टेस्ट है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।